चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज हमारा जो ये है चैप्टर रिवीजन के लिए, ये है कंसाइनमेंट। ठीक है जी। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग को हम अपनी क्लासेस में अच्छे से सीख चुके हैं और आज हम उसके ऊपर रिवीजन करते हुए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है ए ऑफ आगरा हु एंटर्ड इनटू सम कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन ऑफ बी ऑफ बरेली। ठीक है जी। प्रोवाइड यू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पॉइंट वाइज दिया हुआ है तो बहुत बढ़िया लगता है देखने में। ठीक है, आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ गुड्स कंसाइन 10,000 यूनिट्स एट द रेट 25 पर यूनिट ऑन 1st April. The performa invoice was made by adding 25% on cost. यानी कि 25% इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन है और गुड्स कंसाइन की गई है 10,000 इंटू 25 रुपए के हिसाब से। ठीक है जी। 10,000 गुड्स, 10,000 यूनिट जो हैं वो हमने कंसाइन किए हैं 25 रुपए के हिसाब से। तो करीब करीब 2.5 लाख रुपए का माल जो है वो गुड्स कंसाइन की गई है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इसके अंदर 25% ऐड है या नहीं है। है सर ऐड। कैसे पता कि है? सर ये 25% टू कॉस्ट दे रखा है ना, तो इससे अलग से हमें अब वो लोडिंग निकालना पड़ेगा जो हम इस साइड लिखेंगे क्रेडिट साइड, बट टू ये ऐड है, इसमें ऐड करके हम भेजे हैं क्योंकि सर ऐसा किस वर्ड से आपको पता लगता है? ऐसा किस वर्ड से आपको पता लगता है कि ये ऐड है? एडिंग 25% टू कॉस्ट लिखा हुआ है। नहीं सर, बिल्कुल गलत। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुनो, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, गुड्स कंसाइंड, यानी कि ये गुड्स भेजी गई हैं। जब गुड्स भेजी गई हैं और कुछ नहीं लिखा हुआ कि उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड नहीं था, तो हम मानते हैं कि इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन ऑलरेडी इंक्लूड है। अच्छा खैर, आगे चलते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास में अमाउंट कितना है इनवॉइस प्राइस का? ये है 2.5 लाख रुपए और उसके ऊपर लोडिंग हमारे को निकालनी है। तो लोडिंग हम निकाल सकते हैं। कितना दिया हुआ है हमारे को, देखते हैं। 2,50,000 रुपए पे 25/125 कितना आ जाता है ये? यानी कि इसकी कॉस्ट 100 है, ऑन कॉस्ट दिया हुआ है ना, यानी कि कॉस्ट 100 है प्लस 25, तो ये अपने आप में 125 पे है। तो इसका 25% कितना होगा, बताइए कितना होगा? 50,000। 50,000 रुपीज। यानी कि मेरे पास में लोडिंग कितनी है? 50,000 रुपीज है। अच्छा, मैं क्या करता हूं, पूरे क्वेश्चन को एक बारी में पढ़ने की कोशिश करता हूं और उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग क्या नाम है पॉइंट जो उसका अकाउंट बना देंगे। एक्सपेंसेस दिए हुए हैं इनकर्ड बाय कंसाइनर। ठीक है जी, ये आ जाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट के अंदर। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से, और इसकी क्या एंट्री होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है। A drew a bill on B 50,000 payable on 30th September which B accepted, and the bill was discounted by A with his banker on 30th of April at 18%. अब मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि ये जो डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं, ये हमारे पास में आने चाहिए या नहीं आने चाहिए हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर? बोलो बच्चों। आएंगे सर। हाँ सर, आने चाहिए। कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से ही आएगा। हाँ जी, बिल्कुल आएंगे। मैं केवल डिस्काउंटिंग चार्जेस 18% की बात कर रहा था यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये बिल्स पेबल हमारे पास में आ गए हैं, मतलब बिल्स रिसीवेबल आ गए हैं कंसाइनर के पास में। कंसाइनी ने एज एन एडवांस इसको क्या दे दिया है? 50,000 रुपीज दे दिए हैं, जिसको कि उसने एनकैश करा लिया है, डिस्काउंट करा लिया है। मतलब बिल्स रिसीवेबल को उसने 18% डिस्काउंटिंग चार्जेस दे करके एनकैश करवा लिया है। तो ये एक तरीके का एडवांस पेमेंट है। नेक्स्ट लिखा हुआ है एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, दिए हुए हैं अनलोडिंग चार्जेस। ठीक है जी। क्लियरिंग चार्जेस, कैरेज इनवर्ड, स्टोरेज एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए हमारे को क्या करना है सर, हमारे को इसके अंदर ये पता करना है कि हमारे
डायरेक्ट कौन से हैं और इनडायरेक्ट कौन से हैं, यानी कि हमारे पास में रेकरिंग नेचर के कौन से हैं और नॉन रेकरिंग नेचर के कौन से हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। तो ये जो अनलोडिंग चार्जेस हैं हमारे पास में 4900, क्लियरिंग चार्जेस हैं, यानी कि फैक्ट्री में आने से पहले के जितने भी खर्चे हैं ये सारे के सारे हमारे पास में क्या हो जाते हैं, ये हमारे नॉन रेकरिंग नेचर के हो जाते हैं और क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, वैसे ये कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर तो आएंगे ही। ठीक है, एंट्री क्या बन जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, यानी कि ये सारे एक्सपेंसेस वो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर कंसाइनर कंसाइनी के नाम से लिखेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी 2500 यूनिट्स एट द रेट 25 फॉर कैश। इस पॉइंट के ऊपर मुझे आपसे डिस्कशन करना है, इस पॉइंट के ऊपर मुझे आपसे काफी खासा डिस्कशन करना है, ध्यान से सुनिएगा। गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी 2500 रुपए, 2500 यूनिट्स एट द रेट 25 ईच फॉर कैश, यानी कि इन्होंने कैश सेल्स कर दी सर। तो मेरी कैश सेल्स कितनी है, मेरी कैश सेल्स 2500 इंटू 25 है, यानी कि कितना हो गया ये 1,62,500, अभी शायद बताया था किसी ने 62,500। 1 ठीक लाख है नहीं जी। होगा। 1 लाख नहीं होगा, 62,500 होगा। यस ठीक है जी, 62,500। और मेरी क्रेडिट सेल्स है, मेरी क्रेडिट सेल्स है, मेरी क्रेडिट सेल्स है हमारे पास में 5,000 यूनिट्स और 32 रुपए 50 पैसे के हिसाब से। और ये कितना आ जाता है 1,62,500। 1,62,500। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि सारा का सारा कैश कलेक्ट हो गया सिवाय 200 कस्टमर्स के जिन्होंने सिर्फ 75 रुपीज इना पैसा दिया, यानी कि जिन क्रेडिट कस्टमर्स ने हमारे को देना था, 200 कस्टमर्स ने हमारे को कितना देना था, 32.50 रुपए देना था। सर एक इसका- कस्टमर था, उसने 200 यूनिट दी थी। अच्छा ठीक है, मतलब तो वही है ना, मैं तो यूनिट्स के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा हूं। तो ये हमारा क्रेडिट अमाउंट था ना, एक कस्टमर था, शायद 200 कस्टमर थे, एक ही बात है। ठीक है, तो मैं तो यूनिट्स के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा हूं। तो 200 यूनिट्स के ऊपर 32 रुपए 50 पैसे मिलने थे हमारे को, लेकिन 75 पैसा इनर रुपी आया, यानी कि 3/4 ऑफ अमाउंट रिसीव हुआ, 3/4 अमाउंट जो है वो रिसीव हुआ है। और बेड डेट्स हो गए हैं कितने, 1/4, और वो पर्सन भी इंसॉल्वेंट हो गया, यानी कि हमारे को कुछ बेड डेट्स हुए हैं इस पूरी प्रोसेस के अंदर, हमारे को कुछ ना कुछ प्रोसेस हुए हैं। तो ये तो कैश रिसीव हो गया फ्रॉम कस्टमर, जो भी अमाउंट आ जाएगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है जी, अब यहाँ एफ पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है बी रेमिटेड द अमाउंट ड्यू टू ए आफ्टर डिडक्टिंग हिज 5% कमीशन इंक्लूडिंग 2% डेल क्रेडिट कमीशन, यानी कि उसकी जो कमीशन है वो 5% है, जिसमें 3% तो नॉर्मल है और 2% डेल क्रेडिट कमीशन, 2% डेल क्रेडिट कमीशन है। ठीक है जी, अब मुझे आप लोगों से ये बात करनी है, मुझे आप लोगों को ये बताना है कि बेटा देखो, इस पॉइंट पे आकर के थोड़ा सा लोग गलतियां करते हैं, और गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए मैं आप लोगों को इस चीज को बता रहा हूं कि आप इस गलती को ना करें। ध्यान से देखिएगा, हमेशा वैसे तो क्या बोला जाता है कि जो डेल क्रेडिट कमीशन होगा ना, आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। ठीक है जी, डेल क्रेडिट कमीशन जो है वो डेल क्रेडिट कमीशन दिया जाएगा हमेशा ऑन, अच्छा ऑन नहीं, फॉर बैड डेट्स, मानते हो इस बात को, डेल क्रेडिट कमीशन दिया जाता है फॉर बैड डेट्स। अच्छा मैं ये कहता हूं कि बैड डेट्स जो होते हैं वो क्रेडिट सेल्स पे होते हैं, वो क्रेडिट सेल्स पे होते हैं भाई। कैश सेल्स पे कभी भी बैड डेट्स तो हो नहीं सकते, है ना।
तो मेरा ये मानना है कि जितनी भी क्रेडिट सेल्स हुई है, ये वाला अमाउंट 1,62,500, इसके ऊपर 2% कमीशन दिया जाना चाहिए था, जिस चीज को इंस्टीट्यूट भी मानता है, जिस चीज को हमारा इंस्टीट्यूट, सीए इंस्टीट्यूट भी मानता है कि क्रेडिट सेल्स के क्या नाम है, बैड डेट्स जो हैं वो क्रेडिट सेल्स पे होते हैं, और हमारे को इसके ऊपर बैड डेट्स के ऊपर ही कमीशन देना होता है, जिसको कि हम डेल क्रेडिट कमीशन कहते हैं। लेकिन अब सेकंड पॉइंट में वो पता है क्या कहता है हमारा इंस्टीट्यूट, कि आप टोटल सेल्स के ऊपर आप डेल क्रेडिट कमीशन दे दीजिए। यानी कि देखो, टोटल सेल्स के अंदर तो इंक्लूड है कैश सेल्स भी और क्रेडिट सेल्स भी, है ना। तो कैश और क्रेडिट दोनों ही इंक्लूडेड है। तो यहां पे ना कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो जाती है कि सर हम किसके साथ में जाएं। हमारा टीचर हमारे को कहता है कि सर बैड डेट्स पे दिया जाता है, हाँ इंस्टीट्यूट भी कहता है कि बैड डेट्स के लिए ही दिया जाता है। तो बैड डेट्स तो क्रेडिट सेल्स पे होते हैं और क्रेडिट सेल्स पे दिया जाना चाहिए। लेकिन साथ में इंस्टीट्यूट ने एक बात और बोल दी, कहते नहीं जी आप टोटल सेल्स पे दो। तो टोटल सेल्स पे दें अगर ऐसा लिखा हुआ है, तो फिर बैड डेट्स का क्या मतलब रह गया, फिर तो कैश सेल्स, मतलब इंस्टीट्यूट ये एज्यूम करना चाहता है कि कैश सेल्स भी हमारे पास में क्रेडिट बेसिस पे जा रही है, क्योंकि गुड्स कंसाइंड हो रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से क्रेडिट पे ही हो रहे हैं। तो इस वजह से वो टोटल सेल्स के ऊपर डेल क्रेडिट कमीशन जो है वो देना चाहता है, डेल क्रेडिट कमीशन देना चाहता है। तो सर नेट शेल में हमें क्या करना चाहिए, डेल क्रेडिट कमीशन हम किस तरीके से निकालें। सिंपली बच्चों, सिंपली एक बात सुन लो, अगर थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आता है आपके पास में ये पॉइंट, तो आप उसमें लिखेंगे कि हाँ सर डेल क्रेडिट कमीशन जो है वो बैड डेट्स के ऊपर दी जाती है, और बैड डेट सिर्फ क्रेडिट सेल्स पे ही होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आपको करना है तो, क्योंकि हालांकि ये बात गलत है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने इस चीज को बोला हुआ है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, वी आर हेल्पलेस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल सेल्स के ऊपर हमारे को डेल क्रेडिट कमीशन भी देना पड़ेगा, यानी कि 5% देना पड़ेगा। तो मेरी टोटल सेल्स कितनी है, मेरी टोटल सेल्स है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूं कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन। अब मैं यहाँ पे अलग से लिख रहा हूं कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन टू कंसाइनी। ठीक है, कितनी सर, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स, और यहां पे 62,500 प्लस 1,62,500 इज इक्वल टू 2,25,000 आएगा, 2,25,000 आएगा। यस सर। यस सर। 2,25,000 का 5% कितना आ जाएगा, ये 11,250। 11,250। और इसको है ना, सामान को यहाँ खत्म मत करना, नीचे है ना एक नोट डाल करके आना कि वी आर कंप्यूटिंग डेल क्रेडिट कमीशन ऑन टोटल सेल्स as per guidelines issued by institute इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आप लिख सकते हैं इसको प्रॉपर, ठीक है जी, बाय इंस्टीट्यूट इन स्टडी मैट। ठीक है जी, आप ये नोट डाल करके आएंगे
ताकि कोई आपके नंबर ना काट सके, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सिर्फ क्रेडिट सेल्स पे ही होना चाहिए, लेकिन स्टडी मैट में दिया हुआ है और हर जगह इसी तरीके से गया हुआ है, तो जी हम इसको इस तरीके से ही करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? सर बोलिए। तो सर अब से सारे क्वेश्चंस में डेल क्रेडिट हम टोटल सेल्स के ऊपर, हाँ ओके सर। ठीक है ना। हालांकि मैं भी शुभ हूं इस चीज से, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम टोटली हेल्पलेस। और यहाँ पे ये नोट आपको डाल करके जरूर आना है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर इंस्टीट्यूट की है, इंस्टीट्यूट ने ऐसा कहा हुआ करने को, इसलिए हम कर रहे हैं। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सोचे तो हम तो कहेंगे सिर्फ डेल क्रेडिट कमीशन क्रेडिट सेल्स पे ही मिलनी चाहिए। बच्चा परेशान होता है, मेरे से बार बार पूछता है, कहते सर वहां पे तो ऐसा लिखा हुआ है, तो ठीक है फिर। अच्छा जी, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसको हटा दूं मैं, नोट को और ये सब कुछ को? यस सर। ये लो जी, चलो अब हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है और हम क्या बनाएंगे, इसका अकाउंट बनाएंगे। सारी अपने सामने क्वेश्चन भी रखना है आपने। ये मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट टू बरेली अकाउंट। सबसे पहले टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। आप एब्रीवेशंस यूज नहीं करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं। आप प्रॉपर कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे लेजर पोस्टिंग होती है 2,50,000 रुपीज, ठीक है जी। एक्सपेंसेस थे टू बैंक अकाउंट, कंसाइनर के एक्सपेंसेस थे हमारे पास में 47,500 रुपीज के। इसके बाद में बी के एक्सपेंसेस थे, तो टू बी क्या क्या था, एक तो अनलोडिंग चार्जेस था, अनलोडिंग चार्जेस, और हमारे पास में थे क्लियरिंग चार्जेस, और हमारे पास में था कैरेज, और था सर स्टोरेज, और था ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है जी, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी था। तो ये बहुत सारे खर्चे थे। अच्छा जी, ये थे 4900 और क्लियरिंग चार्जेस थे 3900, कैरेज था अपने पास में 1000, ये 1450 और 5000 का ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और 10,000 रुपीज के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा जी, अब एक चीज इसके अंदर हमारे को और डालनी है, और वो है अपना डिस्काउंटिंग चार्जेस। डिस्काउंटिंग चार्जेस, वैसे मैं बताऊं आपको, आप ये ठीक है कंसाइनमेंट से रिलेटेड है तो इसको आप कंसाइनमेंट अकाउंट में डाल रहे हैं, आप इसको डायरेक्टली P&L अकाउंट में भी डाल सकते हैं, मतलब जो आपका प्रॉफिट आएगा ना उसके अगेंस्ट भी इसको एब्जॉर्ब करा सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, डिस्काउंटिंग चार्जेस हमें निकालने पड़ेंगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस हमें निकालने पड़ेंगे। कितना आएगा, एक मिनट चेक करते हैं। इन्होंने BR दिया था 30 सितंबर को, ठीक है, और उसको एक्सेप्ट किया गया 30 सितंबर को, और डिस्काउंटेड बाय ए विद हिज बैंकर ऑन 30th of April। अच्छा जी,
30th ऑफ अप्रैल। कितने टाइम के लिए दिया था ये नहीं लिखा हुआ। ए ड्रू ए बिल ऑन बी 50,000 पेबल ऑन 30th सितंबर। ठीक है जी। और ये जो इनकी इंफॉर्मेशन दी हुई है ये कब किया हुआ है इन्होंने, अप्रैल के महीने में किया हुआ है। तो 30 अप्रैल को ही जैसे उसको मिला वैसे ही उसने उसको एनकैश करवा लिया। जैसे ही उसको मिला वैसे ही उसने उसको एनकैश करा लिया। तो 50,000 का 18%। और कितने महीने के लिए, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 महीने के लिए, है ना। 5/12 कितना हो गया ये 3,750। 3,750। ये हमारे डिस्काउंटिंग चार्जेस थे, तो ये भी हमारे पास में आ जाएगी। सर 5/12 कैसे आया वहाँ पे? 30 सितंबर को दिया है ना, 30 सितंबर के लिए दिया है ना। पेबल कब है, 30 सितंबर को है। और इनकैश कब करवाया है, 30 अप्रैल को। तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 30, 5 महीने हो गए ना। तो ये अमाउंट था 3750। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका एक कमीशन रह गया, कमीशन भी दे देते। और वो कमीशन हमने निकाल ही लिया था। 2B कमीशन का अमाउंट 11,250 ना। हाँ जी, हमने भी वर्किंग नोट बनाया था। और तो कुछ है नहीं। ठीक। अच्छा, अब सेल प्रोसीड लिख देते हैं इसकी। बाय बी। ठीक है, सेल कितने की इसने, टोटल सेल्स कैश प्लस क्रेडिट। आप इस तरीके से अलग अलग भी दिखा सकते हैं, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। ठीक है। और यहां पे 2,25,000। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो बेड डेट्स हुए थे वो बेड डेट्स क्यों नहीं आए कंसाइनमेंट अकाउंट में, या फिर आएंगे, बोलो। नहीं आएंगे सर, डेल क्रेड सर डेल क्रेड कमीशन जब पे कर दिया गया है तो बेड डेट से हमारा कोई वास्ता नहीं है, उसको कंसाइनी अपने आप देखेगा। ठीक है जी। और अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में लोडिंग बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। लोडिंग, और वो लोडिंग आप लोगों ने मुझे बताई थी 50,000 रुपए। 2,50,000 का 25/125, तो 50,000 रुपीज आ गया। अच्छा जी, अब क्लोजिंग स्टॉक निकालना है हमने, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और फिर उसकी लोडिंग भी निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वर्किंग नोट बना लेंगे अलग से। कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या फिर अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास में कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट। ठीक है, और 10,000 यूनिट्स थे। और अगर मैं 2.5 लाख में से 50,000 माइनस कर देता हूं तो कॉस्ट आ जाती है कितनी, 2 लाख रुपए। ठीक है, इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूं एक्सपेंस बाय कंसाइनर। ठीक है, और वो थे 47,500। और फिर 50,000 लोडिंग करेंगे। हाँ मेरी बच्ची, लोडिंग बिल्कुल बिल्कुल लोडिंग भी थी, 50,000 लोडिंग थी ना।
तो उसको मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिया, ये पूछ रही हो? तो क्यों मार ये पहले पूछने वाली बच्ची है हाँ। कौन? नहीं, शालिनी सर। स्टॉक जो होता है एट कॉस्ट रखा जाता है बेटा। क्या हो गया तुम्हें, प्रॉफिट मार्जिन क्यों ऐड करोगे? ठीक है, हाँ सर, हो गया। अच्छा जी। और फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे एक्सपेंसेस नॉन रेकरिंग नेचर के। नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी। ठीक है, और वो कितने थे टोटल करके बताओ? 4900 और 3900 कितने होते हैं? बोलो बोलो। 8800 8800। 8800 और 8800। 1000 एक और थे। हाँ, तो तीन थे ना हमारे पास में। एक थे 4900 अनलोडिंग चार्जेस के, मतलब फैक्ट्री में आने से पहले का, मतलब गोडाउन में आने से पहले का जितना भी खर्चा है, 3900 प्लस 1000, ये तीन खर्चे थे। बाकी तो बाद में स्टोरेज वगैरह, तो ऑफिस एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस तो स्टोर में आने के बाद के खर्चे थे। तो ये टोटल कितना बनता है? 8800। 98। 9800, ठीक है जी। 9800 ऐड कर दिया हमने। अब ये सबको ऐड करके बता दो कितना हो गया। सर 257,300 2,57,300 रुपीज। 300। ठीक है, ये हमारा टोटल था, ये हमारा टोटल था। अच्छा, अब हमने बेचे कितने हैं? हमने बेचे हैं, देखो 5,000 यूनिट्स तो एक बेच दिए थे और 2,500 यूनिट्स एक बेच दिए थे, यानी कि 7,500 यूनिट्स जो थे सोल्ड थे। तो अनसोल्ड कितने हैं? 2,500 यूनिट्स। और ये टोटल की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर 2,57,300 जो अमाउंट है वो 10,000 यूनिट्स का है, तो बताओ 2,500 यूनिट्स का कितना होगा? जल्दी से बता दो। 64,325 64,325 रुपीज ओनली। ठीक है, ये हमारे पास में आ जाएगा। ओके सर, अब ये तो हमारे पास में आ गया, क्या इतने का, ये एट कॉस्ट आ गया। अब इसको एट इनवॉइस प्राइस लेकर के जाना हो, एट इनवॉइस प्राइस लेकर के जाना हो तो ही तो हम लोडिंग कर सकते हैं ना, मतलब ये तो एट कॉस्ट प्राइस आ गया है हमारे पास में। ठीक, अब अगर हम इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड करेंगे तो ही तो हम इसके ऊपर जो है वो लोडिंग की बात कर सकते हैं। मतलब अगर ये हमारा कॉस्ट का क्वेश्चन होता, सिर्फ कॉस्ट का क्वेश्चन होता सिर्फ, तो हम क्या कर लेते, इसको यही अमाउंट को यहाँ पे लिख देते। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक जो है ना, आप हमेशा एट कॉस्ट ही करेंगे। अब साथ में इसके प्रॉफिट मार्जिन को अलग से देख लेंगे हम कि इसके ऊपर कितना प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है। देखो सिंपल सी चीज है, 10,000 यूनिट्स थे हमारे पास में, 10,000 यूनिट्स थे, 2.5 लाख, ध्यान से देखना इसको, 2.5 लाख रुपए के 10,000 यूनिट्स थे और एक के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन कितना था? 50,000। तो 50,000 प्रॉफिट मार्जिन अगर 10,000 यूनिट्स पे था तो एक यूनिट पे कितना था सर? 5 रुपए। मानते हो? जल्दी बता दो। हाँ जी, हाँ जी। 5 रुपए। और हमारे अनसोल्ड स्टॉक कितने हैं? अनसोल्ड स्टॉक हमारे पास में है 2,500 यूनिट्स एट द रेट 5 ईच। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारी ये प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा ये प्रॉफिट मार्जिन, बता दो।
जल्दी से 12,500 12,500, बिल्कुल सही। अच्छा, 50,000 रुपए का प्रॉफिट था, 12,500। ठीक है, तो ये हमने अलग से कैलकुलेट कर लिया। ठीक, अब इसको एट इनवॉइस प्राइस, ये तो आ गई थी एट कॉस्ट, ये तो थी इसकी कॉस्ट। अब इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन अलग से देखेंगे। अब शालिनी जी कहेंगी सर ऊपर ही क्यों नहीं कर दिया? बेटा अगर ऊपर से करते आते ना तो 1/4 जो होता ना, मतलब ये जो हमने किया है ना इसका 1/4, उसके अंदर ये एक्सपेंसेस भी ऐड हो जाते। अगर 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे, शालिनी जी मेरी बात को समझना, अगर मैं यहाँ पे 2.5 लाख रुपए लिख देता ना और फिर ये ऐड कर देता, तो उसके अंदर क्या हो जाता, ये एक्सपेंसेस के अमाउंट भी ऐड हो जाते। ठीक, अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन मेरे को सिर्फ किस पे लेना है? इस पे लेना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे जी, हमने प्रॉफिट मार्जिन निकाल लिया। प्रॉफिट मार्जिन है हमारा कितना? 12,500। ठीक है, और ये टोटल इसका इनवॉइस प्राइस कितना हो गया? 76,825। 76,825 रुपीज, ये हमारा इनवॉइस प्राइस हो गया। अब देखो हमारे पास में इनवॉइस प्राइस भी है और प्रॉफिट मार्जिन भी है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं अपने अकाउंट के अंदर बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो कि हमने वर्किंग नोट से लाया है। पहले हमने इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया, 76,825 आ गया। अब उसके सामने हम प्रॉफिट मार्जिन लिख सकते हैं, तो 2 स्टॉक रिजर्व के नाम से लिख देंगे, और स्टॉक रिजर्व में हमारे पास में प्रॉफिट मार्जिन थे 12,500 रुपए। ठीक है जी, सारा कुछ एडजस्ट कर दिया हमने, सारा कुछ लिख दिया। फटाफट से अब इसके नेट प्रॉफिट्स बता दो मुझे। जल्दी से, अब आप इसके नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नेट प्रॉफिट या लॉसेस जो भी आए हुए हो आप निकाल सकते हैं। किधर आ रहे हैं, प्रॉफिट्स या लॉसेस? मेरे हिसाब से प्रॉफिट्स आएंगे शायद। 2 प्रॉफिट्स। सर 575 का आ रहा है। हाँ जी सर, 575 रुपए। केवल 575 रुपए। अच्छा एक बात करना, मैं जो कह रहा हूं वो करो। आप 4325 में से माइनस करना 3750। बिल्कुल ठीक है सर। 575 ही आ रहा है। जी यस सर। ठीक है, हमारा आंसर ठीक है। सर आपने कैसे करा? ये कुछ नहीं, यहाँ पे जो मेरे पास में दिया हुआ था ना, उसके अंदर क्या है कि डिस्काउंटिंग चार्जेस नहीं लिए हुए थे, तो मैं आपको कह रहा था ना कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डायरेक्ट ले सकते हैं इसको, और मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से क्वेश्चन किया तो मैंने ये डिस्काउंटिंग चार्जेस ले लिए हैं, तो उतने से ही मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं तो प्रॉफिट कम हो जाएंगे। 575 आएंगे, 575 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाता है, क्योंकि सिर्फ यही बोला गया था कि भाई ए का अकाउंट बनाना है, अगर आप चाहें तो बी का अकाउंट भी बना सकते हैं। ठीक है, बरेली का अकाउंट। वर्किंग नोट फिर से समझा दीजिए। हाँ, क्या वर्किंग नोट? क्या? क्लोजिंग स्टॉक का फिर से बता दीजिए। हाँ मैं बता देता हूँ बेटा। देखो पहले हमने क्या किया, सबसे पहले देखो, अगर आप उस तरीके से करना चाहती हैं ना तो उस तरीके से भी कर सकती हैं। चलिए मैं आपकी बात को बड़ा करता हूं, यहाँ पे क्या करता हूँ, 2.5 लाख रुपए लिख देता हूँ, 4750 कर देता हूं, और 9800 कर देता हूं, और यहाँ पे कितना आ जाता है, ये टोटल करके बताओ मेरे को। 3,73,100। कितना कितना? 3,73,100। 73
100, अच्छा 30, लाख है। हाँ ठीक है, ये हमारे पास में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ना बच्चा क्या गलती कर देता है, इसी का अपने पास में अमाउंट ले लेता है 1/4। आप ऐसा मत करना, क्योंकि इसके अंदर तो फिर ये एक्सपेंसेस भी इंक्लूड हो गए ना। इस वजह से मैंने पता है क्या किया, मैंने ये काम किया ही नहीं है, मैंने ये काम किया ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसको एट कॉस्ट लिया, उसके अंदर प्रॉफिट, उसके अंदर ये एक्सपेंसेस ऐड किए, टोटल अमाउंट इतना आ गया, इसका 1/4 किया, और फिर प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड किए, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन तो गुड्स के ऊपर थे, एक्सपेंसेस के ऊपर थोड़ी ना कमाएंगे हम। ठीक है, इस वजह से मैंने क्या किया इसको, इस वजह से मैंने ये अमाउंट का पहले 1/4 कर दिया, क्योंकि ये 2500 यूनिट्स बचे थे, तो इतने इसकी कॉस्ट आ गई। उसके बाद में मैंने प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड किए, तो ये इनवॉइस प्राइस आ गया। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? सर, एक अमाउंट बता दीजिए, 2500 कहाँ से आया? कौन सा 2500 यूनिट्स कहां से है? अरे हाँ देखो गुड़िया, एक बात बताओ, ये अमाउंट नहीं है, ये यूनिट्स हैं। एक बात बताओ, हमने 10,000 गुड्स कंसाइंड किए गए थे हमारे को, और उसमें से 5,000 तो बिक चुके हैं और 2500 और बिक चुके हैं, तो रह गए कितने? 2500 यूनिट्स। तो हमें क्या करना है, ये जो अमाउंट दिया हुआ है, ये कितनों का दिया हुआ? 10,000 यूनिट्स का दिया हुआ है। अगर ये 10,000 यूनिट्स का है, तो बताइए 2500 यूनिट्स का कितना होगा? इतना होगा। ठीक है जी, बात समझ में आई मेरी? यस सर, हो गया। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, तुलसियान ट्रेडर ऑफ दिल्ली परचेज 10,000 पीसेस ऑफ साड़ी एट द रेट 100 पर साड़ी। ठीक है जी, आउट ऑफ दीज साड़ी 6,000 साड़ी वर सेंड ऑन कंसाइनमेंट टू वस्त्रालय ऑफ जबलपुर। ठीक है, एट ए सेलिंग प्राइस ऑफ 120। अब हमारा 10,000 पीस इससे कोई लेना देना नहीं है, कंसाइनमेंट किया गया है 6,000 साड़ी का, और सेलिंग प्राइस कितना है? 120 पर साड़ी। ठीक है जी, द कंसाइनर पेड 3,000 फॉर पैकिंग एंड फ्रेट, एंड वस्त्रालय सोल्ड 5,000 साड़ी एट द रेट 125 पर साड़ी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 6,000 पीसेस भेजे गए थे, 6,000 यूनिट्स भेजे गए थे, क्या कह करके कि आप इसको 120 में बेच देना, ये इसका सेलिंग प्राइस था। ठीक है, और सर इसका कॉस्ट प्राइस क्या था? ये देखो, ये लिखा हुआ है 100 पर साड़ी। तो हमारे को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारे को दिखाई दे रहा है कि इसकी कॉस्ट कितनी थी सर? 100 रुपीज थी, और 120 में कंसाइन किया गया था। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस 20 रुपए पर यूनिट इज प्रॉफिट मार्जिन। ये बात समझ में आती है? ये हमारे को यूज करना होगा कहां पे? अपना लोडिंग निकालते समय। अच्छा, अब ये जो वस्त्रालय यानी कि कंसाइनी था, इसने 5,000 यूनिट्स बेच दिए, 6,000 में से 5,000 यूनिट्स बेच दिए, और वो भी 125 रुपए में। यानी कि ये और भी बढ़िया मिला हमारे को, एक्स्ट्रा 5 रुपीज, एक्स्ट्रा ₹5 पर यूनिट, ₹5 पर यूनिट, है कि नहीं है? बिल्कुल। चलिए आगे पढ़ लेते हैं, एनालाइज कर रहे हैं अभी तो हम। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि उन्होंने इनकर्ड किए हैं 1,000 सेलिंग एक्सपेंसेस, और रेमिट किए हैं उन्होंने 5 लाख रुपीज टू दिल्ली ऑन अकाउंट। ठीक है, यानी कि उन्होंने बैंक से ट्रांसफर कर दिया कितना? 5 लाख रुपया। ओके, दे आर एंटाइटल्ड टू 5% कमीशन ऑन टोटल सेल्स, ध्यान से पढ़ना इसको, 5% कमीशन ऑन टोटल सेल्स प्लस फर्दर 20% कमीशन ऑन एनी सरप्लस। हाँ जी बिल्कुल,
बिल्कुल सर, ओवर 120 पर साड़ी, यानी कि ये ओवरराइडिंग कमीशन लेंगे तो नॉर्मली इसका नॉर्मल कमीशन कितना होगा, अभी बनाते हैं इसको। इसका नॉर्मल कमीशन कितना होगा, इसका नॉर्मल कमीशन होगा हमारे पास में अपना क्या नाम है 5000 साड़ी के ऊपर, और रिमेनिंग जो होगा एक्स्ट्रा में सरप्लस में 5 रुपए पर साड़ी में और बेचा है तो 5000 इंटू 5 रुपए, उसके ऊपर 20% देंगे। अच्छा आगे पढ़ते हैं पहले, फिर बाद में कंक्लूजन निकालेंगे पूरे क्वेश्चन का। 3000 साड़ी वर सोल्ड एट 110 पर साड़ी। अब सर ये 3000 साड़ी कहां से आ गई, सोचने वाली बात है कि हमारे पास में 5000 साड़ी की बात तो पहले ही आ चुकी थी, ठीक है, 6000 भेजी गई थी और 5000 पहले ही बिक गई थी, तो सिर्फ 1000 ही रहती थी। तो ये किसकी साड़ी की बात कर रहे हैं, ये बताएंगे मेरे को, कोई बता सकता है? तुलसियान की। हाँ जी, तुलसियान की सर। हाँ उसकी कंसाइन खुद में की, उसकी खुद की, यानी कि 10 में से उसने 6 तो भेज दी थी और 3000 उसने खुद बेची है। अच्छा आगे लिखा हुआ है ओइंग टू डिप्रेशन अकाउंट, क्या ओइंग टू डिप्रेशन इन सेलिंग प्राइस, owing to depression in the market, the selling price of rupees 120 of साड़ी is came down to 10%, यानी कि ये डाउन इन क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा हमारे पास में, जो रिमेनिंग स्टॉक पड़ा हुआ होगा ना उसकी कंप्यूटेशन के अंदर से हम 10% माइनस कर देंगे। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर, तुलसियान ट्रेडर, and their account the books of agents मैसर्स वस्त्रालय ऑफ जबलपुर। ठीक है, हमारे को ये बोला गया, पहले तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेंगे और उसके लिए पहले हम क्या कर लेंगे सर, कंप्यूटेशन कर लेंगे, हमारे को चाहिए कमीशन। तो इन सबको मैं यहां से हटा देता हूं जो मैंने यहां लिखा था, और पहला वर्किंग नोट बना देता हूं मैं यहां पे, वर्किंग नोट 1, कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन। ठीक है, हाँ जी, नॉर्मल कमीशन कितने पे थी सर, इन्होंने 5000 साड़ी बेची थी, 5000 यूनिट्स एट द रेट कितने पे, इन्होंने बेचा था इसको 125 पे, तो 125 ईच, कितना अमाउंट हो गया ये, 6,25,000। नॉर्मल कमीशन 6,25,000 के ऊपर इनको मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए अपना 5%, 5%, और फिर ओवर राइडिंग कमीशन इनको मिलनी चाहिए 5000 यूनिट्स के ऊपर एट द रेट 5 ईच, क्योंकि हमने बोला था ना 120 पे बेचना, इन्होंने 125 पे बेचा, तो ये कितना आ गया हमारे पास में 25,000। 25,000। 25,000 पे इनका कमीशन बनता है 20%, तो ये कितने कितने अमाउंट आ जाते हैं 31,250, और ये आ जाता है 5,000, तो टोटल इनके पास में अमाउंट आ जाते हैं 36,000, 36,250, ये इनकी टोटल कमीशन आ जाती है। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा वर्किंग नोट नंबर 1। चलिए अब वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं। उसके अंदर हम क्या कंप्यूट करेंगे जी, कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक।
ठीक है जी, कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। चलिए हमने किया इसको। पहले तो कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट ऑफ अच्छा क्लोजिंग स्टॉक बचा कितना है जो हमने भेजा था, हमने 5000 यूनिट्स भेजे थे, माइनस नहीं 6000 यूनिट्स भेजे थे और हमारे 5000 यूनिट्स जो थे वो बिक गए थे। तो कितना था, 1000 यूनिट्स हमारा अनसोल्ड स्टॉक है। तो कॉस्ट ऑफ 1000 यूनिट्स एट द रेट ₹100 जो कॉस्ट प्राइस था उसका। तो ये 1 लाख रुपए का कॉस्ट प्राइस वाला माल था। इसके अंदर हमने ऐड कर दिए एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर, और कंसाइनर ने कितने एक्सपेंसेस किए थे इसके ऊपर, 3000 रुपए। लेकिन 3000 रुपए उसने कितने पे खर्च किए थे, 6000 यूनिट्स पे। ठीक है, तो बताइए उसने 1000 यूनिट्स के ऊपर कितने खर्च किए होंगे। तो उसने खर्च किए होंगे 500 रुपए। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद में हमारे पास कंसाइनी के कुछ नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस है नहीं, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वस्त्रालय सोल्ड 5000 साड़ीज। ठीक है, और उन्होंने इनकर्ड किए हैं 1000 एज सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे नॉन रेकरिंग नेचर के नहीं है, तो इसको हम यहीं रोक देंगे। तो हमारी कॉस्ट कितनी आ गई, 1,05,000 रुपए। ठीक है जी, ये हमारे पास में अमाउंट है। ओके, ये हमारा क्लोजिंग वैल्यू है। अच्छा, और अगर हम कहते हैं कि हमारे पास में डाउनफॉल आया है, डाउनफॉल आया है, तो उसको भी हमें कंप्यूट करना पड़ेगा। हमने वर्किंग नोट नंबर 2 बनाना शुरू किया और मैंने क्या किया, इसको एट कॉस्ट किया। पिछले क्वेश्चन के अंदर है ना, डाउनफॉल का कोई पॉइंट ही नहीं था, तो हमने सिंपली उसको क्लोजिंग स्टॉक को एट कॉस्ट काम किया और उसके ऊपर हमने नॉर्मल तरीके से निकाल दिया जो भी हम कंप्यूटेशन करते थे। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर डाउनफॉल का पॉइंट है। अब हमारे को रूल्स क्या कहते हैं, हमारे को रूल्स कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक या फिर स्टॉक रखने के, कि आप अपने स्टॉक को एट कॉस्ट रखेंगे या फिर एट रियलाइजेबल वैल्यू रखेंगे, विच एवर इज लेस, जो इनमें से कम होगा उस पे। अब एट कॉस्ट प्राइस तो हमारे को मालूम है, हमारी ये कॉस्ट प्राइस है जी, ये कॉस्ट प्राइस है जिसपे हम इसको परचेज करके लेके आए थे, यही तो हमारा कॉस्ट प्राइस था ना। अब रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, रियलाइजेबल वैल्यू है, हम कस्टमर से 120 रुपए मांग रहे थे। हम कस्टमर से मतलब जितने पे हमने सेंड किया है, जितने पे हमने सेंड किया है, हमने क्या माना, हमने कहा जी कस्टमर को कि हम आपसे 120 रुपए मांग रहे हैं, आप इसको 125 मत ले लेना, क्योंकि 125 तो फर्दर आगे की बात हो जाती है कि कंसाइनी ने उसको कितने का बेचने की कोशिश की। तो हम कस्टमर से 120 रुपए मांग रहे थे और कस्टमर हमारे को कहता है नहीं जी मेरी परचेजिंग पावर इतनी नहीं है, मैं तो आपको 10% कम करके दूंगा। तो हम सेलिंग प्राइस का 10% रिड्यूस करेंगे, सेलिंग प्राइस का 10% रिड्यूस करेंगे, ना कि कॉस्ट प्राइस का 10% रिड्यूस करेंगे। ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे को 120 से इसको 10% अगर मैं कम कर दूं, 120 माइनस
10% कितना हो जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 108 रुपए। इस बात को ध्यान से सुन लेना, समझ लेना कि जब मैं रियलाइजेबल वैल्यू की बात करता हूं ना, तो रियलाइजेबल वैल्यू वो होती है जिसपे मैं कस्टमर को अमाउंट पे, जिस अमाउंट पे बेचने को तैयार हूं, लेकिन कस्टमर उस अमाउंट पे खरीदने को तैयार नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये रियलाइजेबल वैल्यू है। ओके, ठीक है जी। अच्छा जी, तो मैंने इसको क्या किया, 108 रुपए के ऊपर ले आया, तो इसकी रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्टॉक कितनी है, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्टॉक है 1000 यूनिट्स थे एट द रेट 108 ईच, तो ये आ जाता है 1,08,000 रुपए। ठीक है जी, ओके। तो फिर एज अ नेट शेल हमारे पास में 1,05,000 रुपए, इन दोनों में से विच एवर इज लेस, जो भी होगा वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वो हमारे पास में हमारा क्लोजिंग स्टॉक मान लिया जाएगा। ठीक है जी, ओके। चलो अब अपने मेन क्वेश्चन को करते हैं। वर्किंग नोट हमने पूरे कर लिए, ये रहा हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट, बनाएंगे हम यहाँ पे, और मेरे साथ साथ ही बनाना। ठीक है, मेरे साथ साथ बनाना, क्योंकि मुझे इसको हटाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये हो जाता है 7,20,000 रुपीज। ठीक है, टू बैंक अकाउंट, कंसाइनर के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो थे 3,000, कंसाइनी के एक्सपेंसेस टू वी लिख देता हूं मैं, वस्त्रालय को 1,000 रुपए, और हमने कमीशन निकाली थी, ये एक्सपेंसेस थे और ये उनकी कमीशन। ठीक है, कमीशन इनकी निकल करके आई थी 36,250 रुपीज। ठीक है, और इन्होंने सेल किया था बाय वी, इन्होंने सेल्स किया 6,25,000 का, और हमारे पास में प्रॉफिट मार्जिन था बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 1,20,000 रुपए। ये 1,20,000 रुपए कैसे आया है, 7,20,000 के ऊपर था ना हमारा प्रॉफिट मार्जिन। देखो हमने सीधा सीधा निकाल लिया था कि हमारा 20 रुपए था एक यूनिट के ऊपर। ठीक है, और यूनिट कितनी कंसाइंड की गई थी 6,000, तो 6,000 के ऊपर पर यूनिट 20 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन कितना आ गया, लोडिंग कितनी आ गई है 1,20,000। ओके, अच्छा जी, और अब बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, या फिर क्लोजिंग स्टॉक, और ये हमने अभी निकाला अपने वर्किंग नोट से।
1,05,000। अब मुझे एक बात बताओ, जरा ध्यान से सोच करके बताना, इसके यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कितनी लिख दूं स्टॉक रिजर्व के नाम से? बोलो जी, बोलो बच्चों। क्या सर? अब देखो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट मार्जिन वाला क्वेश्चन है ना, ये लोडिंग वाला, मैंने इसकी लोडिंग यहाँ पे लिखी है। तो मुझे ये बताओ कि ये क्लोजिंग स्टॉक के अंदर भी तो होगा ना, क्लोजिंग स्टॉक की स्टॉक रिजर्व कितना लिख दूं यहाँ पे? बोलो, जल्दी बोलो, चाहे गलत ही क्यों ना बोलो। बताओ बच्चों, मैं कितना लिख 20,000। दूं? 12,000। कैसे आया 12,000? सर 24,000। 24,000 कैसे आया? बेटा सुनो, नो स्टॉक रिजर्व। क्यों? स्टॉक रिजर्व कहां होता है? जहां पे सर प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड होती है। क्या इसके अंदर, क्या इस अमाउंट के अंदर प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड थी? जरा देखना। नहीं नो सर। तो फिर दुष्ट प्राणियों, स्टॉक रिजर्व की एंट्री यहां नहीं होगी। प्रॉफिट मार्जिन तो है ही नहीं, बल्कि हमारा तो डाउनफॉल में हो गया था, इस वजह से हमें कॉस्ट प्राइस पे लेना पड़ा उसको। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन है ही नहीं, तो स्टॉक रिजर्व क्या करेंगे हम? अच्छा जी, अब आ जाएगा हमारे पास में जो भी अमाउंट टू, हाँ अगर आपने इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड किया होता, अगर कैलकुलेशन इस तरीके से की होती आपने, तो वो प्रॉफिट मार्जिन वाला अमाउंट अगर यहाँ पे आपने लिखा हुआ था 100 की जगह कुछ भी, तो फिर देख लेते कि हम डाउनफॉल कितना करते उसके अंदर। प्रॉफिट मार्जिन के अंदर नहीं होता, लेकिन हमने इसको लिया ही कॉस्ट पे है, तो फिर स्टॉक रिजर्व नहीं आएगा। तो ये 2, सर वो वैल्यू नहीं देंगे? रियाजेबल क्या है वही वैल्यू। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बेटा? जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी कितनी आएगी यहाँ पे? 85,250। 85,250 रुपीज। इसको जल्दी से बना लो, मेरे को यहाँ से इसको हटाना है क्योंकि मेरे पास स्पेस इतना ही है। इसका ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। 2 परचेजेस मैसेज तुलसियान का कर रहे हैं हम। 2 परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक तो कुछ था नहीं, इसने खरीदे थे 10 लाख रुपए का सामान खरीदा था, 10,000 यूनिट्स खरीदे थे ना, 100 रुपए का एक था। ठीक है जी। और इसने फिर कुछ सेल कर दिया था, बाय सेल्स। कितना सेल कर दिया था? 3,000 यूनिट्स इसने सेल कर दिए थे 110 के हिसाब से, तो 3,30,000। और उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक नहीं, इसने कुछ गुड्स भी कंसाइन किए थे, बाय गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इन्होंने 6,000 गुड्स कंसाइन कर दिए थे। ठीक है ना, 100 रुपए के हिसाब से ही लिखेंगे हम इसको, 6 लाख रुपए, क्योंकि वो तो इनको मालूम है ना भाई, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर तो एट कॉस्ट प्राइस पे ही आएगा ना। जब सेल कर दिया तो सेल की बात और है, ये हमारा स्टॉक कम हो रहा है, परचेजेस हमने सेंड कर दिए इसलिए कम हो रहे हैं, तो वो एट कॉस्ट पे ही कर रहे हैं। ठीक है, वहां कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर जाकर के वो एट प्रॉफिट मार्जिन पे आ जाता है। ठीक है, और बाय क्लोजिंग स्टॉक, अब ये क्लोजिंग स्टॉक वो वाला स्टॉक नहीं है जो कंसाइनमेंट में बचा हुआ है, ये है 10,000 यूनिट्स माइनस 9,000 यूनिट्स जो आपको क्रेडिट साइड पे दिखाई दे रहे हैं। तो 1,000 यूनिट्स का
हमारे पास में वैल्यू कितना था, हमने निकाला था ना। देखो कॉस्ट थी कितनी सर 100, रियलाइजेबल वैल्यू कितनी थी सर 108, तो विच एवर इज लेस वो हो जाएगा, तो 100 रुपए। तो क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएगा हमारे पास में 1000 यूनिट इंटू 100 यानी कि 1 लाख रुपए। ठीक, और कुछ एक्सपेंसेस वगैरह तो दिए नहीं हुए। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास में टू ग्रॉस प्रॉफिट, और वो ग्रॉस प्रॉफिट्स कितने आ जाएंगे 30,000 रुपए। बैलेंसिंग फिगर, अब ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बाय ग्रॉस प्रॉफिट, $30,000, और हमें कंसाइनमेंट से भी कुछ प्रॉफिट हुए थे वो भी हम लिख देंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, वहां हमें प्रॉफिट हुए थे 85,250 रुपए के। तो इसका मतलब हमारे नेट प्रॉफिट है बैलेंसिंग फिगर 1,15,250। ठीक है जी, ये दिया हुआ है हमारे पास, बना लीजिए इसको।